3 नवंबर 1988 मालदीव कैपिटल मेल में एकदम से गोली बारूदी शुरू हो जाती है। असल में 100 से ज्यादा टेररिस्ट टूरिस्ट के डिस्गाइज में मेल में एंटर कर जाते हैं और ये डिस्गाइज टेररिस्ट कुछ ही घंटों के अंदर कैपिटल सिटी के एयरपोर्ट को हाईजैक कर लेते हैं। और ये कोई आम टेररिस्ट नहीं थे, इन टेररिस्ट के पास राइफल्स और मशीन गन के साथ साथ ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर थे। ये जो लोग असल में प्लॉट पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम के मर्सनरीज थे। देखो, मर्सनरीज वो लोग होते हैं जो तुमसे पैसा लेकर तुम्हारे लिए टेररिज्म करते हैं। अब इन सब के बाद तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इन मर्सनरीज को भेजा किसने था। इसके बारे में अपन वीडियो में आगे बात करेंगे, आप वीडियो में बने रहिए। मर्सनरीज पहले एयरपोर्ट को हाईजैक करते हैं और कुछ ही मिनटों के अंदर लोकल रेडियो स्टेशन और फर्दर चैनल्स के ऑफिसेस को घेर। साथ ही साथ ये जो टेररिस्ट होते हैं कुछ लोकल लोगों को होस्टेज बना लेते हैं और उसके बाद अपना नेक्स्ट टारगेट डिसाइड करते हैं, मालदीवियन प्रेसिडेंट हाउस। देखो पूरा सीन समझो। 1965 में मालदीव के इंडिपेंडेंस के बाद इब्राहिम नासिर मालदीव के पहले इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट बनते हैं। इब्राहिम के अंडर में मालदीव बहुत प्रॉस्पर करता है और इब्राहिम इंडिपेंडेंट मालदीव के फाउंडिंग फादर का रोल अदा करते हैं। इब्राहिम नासिर पूरे 13 साल तक मालदीव के प्रेसिडेंट बने रहते हैं। इब्राहिम नासिर पूरे 13 साल तक मालदीव के प्रेसिडेंट थे, पर इनके टेनोर के लास्ट के कुछ साल में इब्राहिम नासिर और उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर करप्शन के चार्जेस लगना शुरू हो जाते हैं। चार्जेस और एलिगेशन के कारण इब्राहिम नासिर की इमेज मार्केट में वीक हो गई और मतलब खराब होने लग गई। और इस वीक इमेज का खामियाजा इब्राहिम नासिर ने 1978 में चुकाया। 1978 में एक्चुअल में अब्दुल गोम मालदीव के सेकंड प्रेसिडेंट बनते हैं, पर गोम का प्रेसिडेंट बनना कई लोगों को रास नहीं आता है और उन्हीं में से एक आदमी था अब्दुल्ला लुत्फी। अब्दुल्ला लुत्फी मालदीवियन बिजनेसमैन था। एक्चुअली अब्दुल्ला लुत्फी एक मालदीवियन बिजनेसमैन था। अब्दुल्ला लुत्फी की बिजनेस इंटरेस्ट को इब्राहिम नासिर की गवर्नमेंट कैटर किया करती थी और फुल सपोर्ट दिया करती थी। जी हाँ, बट जैसे ही गोम पावर में आते हैं अब्दुल्ला लुत्फी का बिजनेस इंटरेस्ट मालदीव से खत्म होने लगता है, जस्ट बिकॉज कि उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता है। और एक्चुअल में होता क्या है, जो गोम की गवर्नमेंट होती है वो बेसिकली प्रो इंडिया होती है। देखो, प्रो इंडिया से यहाँ मतलब है इंडिया का फेवर या इंडिया का सपोर्ट करने वाली गवर्नमेंट, जो वो कर रही थी गोम की गवर्नमेंट बेसिकली। तो इससे जो मालदीव में रह रहे एंटी इंडियंस, जो इंडिया के खिलाफ जो जनता थी या जो लोग थे जो मालदीव में रह रहे थे, उन्होंने ग्योम का अपोज करना शुरू कर दिया। 1980 और 1983 में 2 बार अब्दुल ग्योम की सरकार को हटाने के लिए उस पर कू अटेम्प्ट किया गया। बट जो ग्योम साहब थे वो बहुत ही स्मार्ट थे, उन्होंने मालदीव के रिसोर्सेज का यूज करके धीरे धीरे कू को साइलेंट कर दिया। पर जो थर्ड कू 1988 में आया था बेसिकली, वो काफी ज्यादा अलग था। 1983 के कू को बिजनेसमैन अब्दुल्ला ने फंड किया। जी हाँ, और इस कू को सपोर्ट करने के लिए लोकल गुंडे नैनी के प्लॉट के बेसिकली जो ट्रेंड मर्सनरीज थे उनको यूज किया गया और साथ ही साथ प्लॉट में इन्हीं मर्सनरीज को मशीन गन्स के साथ साथ आरपीजी, ग्रेनेड्स और तरह तरह के डिफरेंट जो एमिनेशंस हैं वो प्रोवाइड कराए गए। अब अपन अपनी कू वाली स्टोरी पे वापस आते हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, जो मर्सनरीज होते हैं वो आम लोगों को बंधक बना लेते हैं और अपना नेक्स्ट टारगेट डिसाइड करते हैं और उनका जो नेक्स्ट टारगेट होता है वो होता है प्रेसिडेंटल हाउस। जी हाँ, तो वो पूरे एमिनेशन के साथ प्रेसिडेंटल हाउस की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन होता क्या है, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपनी फैमिली को लेके किसी तरह अपने घर से भागने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और डिफेंस मिनिस्टर के जो उनका विला होता है वहां पहुंच जाते हैं। और वहां जाने के बाद जो नेबरिंग कंट्रीज है उनको कॉल लगाना शुरू करते हैं और उनसे मदद मांगना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, अब्दुल्ला जी श्रीलंकन प्रेसिडेंट को कॉल लगाते हैं, बट जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट होते हैं उस टाइम पे वो ये बोलकर मना कर देते हैं वो कि इतनी बड़ी आर्मी को उनकी जो आर्मी है वो हैंडल नहीं कर पाएगी। तो बेसिकली जो श्रीलंका से रिजेक्शन के बाद होता क्या है, वो 2 अलग अलग और कंट्रीज को कॉल लगाते हैं जो उनकी नेबर कंट्रीज होती है, जिसमें से बेसिकली एक होती है पाकिस्तान और दूसरी होती है सिंगापुर। बट होता क्या है, वो दोनों कंट्रीज भी उस टाइम पे मना कर देती है और एक बेसिक से रीजंस उनको दे देती है। फिर उसके बाद तब आनंद फानन में मालदीवियन प्रेसिडेंट यूएस फोन भिड़ाते हैं, बट यूएस उस टाइम पे ये बोल देता है कि उनका जो नियरेस्ट बेस है डिएगो ग्रासिया, वहां से मालदीव तक मदद पहुंचाने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे, तब तक बहुत देर हो जाएगा। फिर उसके बाद होता क्या है कि यूके फोन, यूनाइटेड किंगडम में फोन लगाया जाता है और वहां से मदद मांगी जाती है। वो भी सेम रीजन देते हैं कि उनका बेस भी दूर है, तो वहां से भी आने में टाइम लग जाता है। बट लेकिन उस जगह पे एक सलाह भी दी जाती है यूके के द्वारा कि आप क्यों ना इंडिया से मदद मांग ले।
जी हाँ, और यहाँ पे एंट्री होती है इंडिया की। आकर आखिरी में अब्दुल्ला ग्यूम इंडिया फोन लगाते हैं। उस टाइम इंडिया के जो बेसिकली पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो होते हैं राजीव गांधी। जी हाँ, और जैसे ही राजीव गांधी को पता लगता है कि मालदीव की जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में है, वो आनंद फानन में हाँ कर देते हैं मालदीव की मदद करने के लिए। और वहीं से हमारे जो टॉपिक है बेसिकली ऑपरेशन कैक्टस शुरू होता है। जी हाँ, बेसिकली पीएम राजीव गांधी कैबिनेट कमेटी फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स के साथ एक मीटिंग करते हैं और यह मीटिंग इंडियन आर्मी को मालदीव में ऑपरेशन कंडक्ट करने की परमिशन दे देती है। दूसरी तरफ डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, इंडियन नेवी और एयरफोर्स को पूरा मैटर समझाती है। ब्रिगेडियर फारूक बलसारा को इस पूरे ऑपरेशन का कमांडर बनाया जाता है और इस ऑपरेशन को नाम दिया जाता है ऑपरेशन कैक्टस। यह नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि मालदीव में जो कोरल रीफ होती है वो कैक्टस जैसी दिखती है। पूरे 2000 किलोमीटर के डिस्टेंस को कुछ ही घंटों में कवर करने के बाद इंडियन आर्मी के एयरपोर्ट को सिक्योर करने के बाद कुछ ही घंटों में जो इंडियन आर्मी है वो जो लोकल रेडियो और जो लोकल न्यूज चैनल्स, जितने भी चैनल्स से फर्दर चैनल्स जो मैंने आपको बताया था, उनको जो होस्टेज बनाया गया था उन सबों को फ्री करवा देती है। और उसके बाद होता क्या है कि टुकड़ों में बढ़ जाती है इंडियन आर्मी और जो पहला हिस्सा है वो प्रेसिडेंट ऑफिस जाता है और मर्सनरीज को मारता है, और जो एक दूसरा हिस्सा होता है वो जो और मिलिटेंट्स होते हैं, भाग रहे होते हैं, उनको मार गिराने की कोशिश करता है बेसिकली। अब तुम लोग गैस करो, जो मर्सनरीज थे वो मालदीव आए कैसे थे? एक मोटर बोट से या एक जेट स्की से? मतलब माइंड में तो यही आता है, बट एक्चुअली ये सब चीज तो उनके लिए छोटी मोटी थी। वो बेसिकली फ्रिगेट यूज करके मालदीव आए थे। जी हाँ, मतलब ये अपने आप में काफी ऐसे जो प्लॉट के मेंबर्स होते हैं उनके, वो जो श्रीलंकन आर्मी होती है उनका फ्रिगेट ही चुरा लेते हैं और उसी से सारा मिशन जो है प्लान करते हैं और फ्रिगेट से ही वापस श्रीलंका भागने की तैयारी भी करते हैं। और इन सब के बाद मर्सनरीज वापस भागने की कोशिश करते हैं, बट इंडियन ओशन में फ्रेट गोदावरी और बेतवा उन्हें इंटरसेप्ट कर लेती है और दोनों के बीच कुछ घंटे तक मुठभेड़ चलता है, जिसके अंदर 19 मर्सनरीज मारे जाते हैं और लेफ्ट जितने भी होते हैं मर्सनरीज उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और बेसिकली इसके बाद होता क्या है, कैक्टस होता है वो 18 घंटे तक चलता है। उसके बाद जो मालदीव है वहां पे जो स्टेबिलिटी है वो वापस आ जाती है, मतलब सब चीज नॉर्मल हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन आर्मी और इंडिया। जी हाँ, और इन सारे वारदात के होने के बाद जो यूके की प्रेसिडेंट होती हैं वो इंडिया को और इंडियन आर्मी को थैंक यू बोलती हैं। जी हाँ, मतलब अभी जो सिनेरियो चल रहा है, जिस तरह से मालदीव हम इंडियंस को प्रिटेंड कर रहा है, ठीक है, एक टाइम ऐसा भी था जब खत्म होते मालदीव का जो एक सहारा था, जो डूबते को तिनके का सहारा था, वो इंडिया बना था। जी हाँ, अब तुम लोग ये सीन समझो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बोला था कि कुछ कंट्रीज मालदीव की मदद करने से इनकार कर देती है। जी हाँ, इन तीनों कंट्रीज को अपन एक एक करके कवर करते हैं फटाक से। पहला श्रीलंका। तुम लोग खुद बताओ कि जो श्रीलंकन आर्मी है उनकी पूरी की पूरी लोडेड, असले से लोडेड फ्रिगेट ही चोरी हो गई, मतलब अपने आप में बहुत बड़ा मसला है ये। जी हाँ, और मालदीव आ गई, ये भी अपने आप में बहुत मतलब सस्पेंसफुल है कि ये कैसे हो गया। जी हाँ, कोई कोस्ट गार्ड किसी भी तरह की मतलब जो नेवी है उनके नजर नहीं गया उस पर, और वो मतलब मालदीव पहुंच भी गया। जी हाँ, ये अपने आप में सस्पेंसफुल तो है ही। दूसरा सिंगापुर। सिंगापुर के जो बिजनेसमैन जो मैं आप लोगों को बताया था, अब्दुल्ला लुत्फी, उनके जो बिजनेस पार्टनर है वो बेसिकली पॉलिटिकल कनेक्शन थे और उस टाइम के कई सारे बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस के इंटरेस्ट जो मालदीव में थे, उस टाइम की गवर्नमेंट कैटर नहीं कर रही थी बेसिकली। जैसे मैंने आप लोग को बताया था प्रीवियसली, कैटर नहीं कर रही थी, तो इससे मतलब ये एक सस्पेंसफुल है। आप लोग को बताया था कि प्रो इंडिया है, ठीक है, तो सब अगेंस्ट हो गए। ये सारा कुछ ना मतलब लग रहा है कि प्लान था। और लास्ट में पाकिस्तान, मतलब आप खुद सोच के देखो, गवर्नमेंट प्रो इंडिया थी तो पाकिस्तान क्यों ही मदद करेगा उनकी। जी हाँ, तो मतलब ये सारा कुछ ऐसा मतलब चल रहा था कि जिस तरह से कुछ प्लान है, सारा कुछ प्लान चल रहा था उस टाइम। तो इंडियन आर्मी और इंडिया ने मालदीव को बचा लिया। अभी बेसिकली जो करंट सिनेरियो है उसमें भी मालदीव को इंडिया को बचाने की जरूरत है, मतलब इंडिया मालदीव को बचाए, क्योंकि अभी जो सिनेरियो चल रहा है ऐसा फील हो रहा है कि आने वाले टाइम में चाइना रूल कर रही होगी मालदीव्स पे। जी हाँ, इन सबको जानने के लिए तुम्हें जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एंगल समझना है। तो बेसिकली यही था ऑपरेशन कैक्टस, जो पूरा मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया। अपन इससे रिलेटेड जो फर्दर टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करेंगे फ्यूचर में, और अगर आपके मन में कोई टॉपिक है तो आप कमेंट पिन कर दीजिए, मैं उसके ऊपर भी मतलब रिसर्च करके वीडियो बना दूंगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।